हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे हमारी फील्ड जो है वो जनरेट होती है। हम बोल देते हैं जब भी हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं। तो हमारा जो स्टेटर और रोटर के बीच का जो हमारा गैप होता है उसमें, और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर कंडक्टर से कट करती है, उसके कारण एक करंट फ्लो होता है, उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स से क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है, रोटर इज रोटेट। ओके, बट वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक मेथड से जिसका नाम था एनालिटिकल मेथड। मैंने आपको बताया था कि दो मेथड होते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के, एक होता है एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। ओके, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो भी क्या, इसमें भी जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स की वो क्या होगी, सेम होगी 3/2 जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी एनालिटिकल मेथड के थ्रू। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारा ग्राफिकल मेथड के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो सबसे पहले सपोज हमने आपको बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई ले रहे हैं। ओके, क्या ले रहे हैं, बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई। ओके, बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जो हमारे करंट है आईए आईबी आईसी, ये तीनों क्या होंगे, 120 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे। सपोज आईए क्या है, अगर हमारा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई बी क्या होगा हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड आई सी क्या होगा हमारा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री, और हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ओके, बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई का मतलब होता है कि वो तीनों क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस हैं। अगर अनबैलेंस होंगे तो इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, बट हम जब भी लेते हैं तो हम क्या लेते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो क्या है, बैलेंस है। ओके, तो अगर हमारा फेजर डायग्राम हमारा सपोज कुछ बनेगा तो वो हमारा कुछ कैसे बनेगा। सपोज हमने फर्स्ट वेव फॉर्म ये ली, साइनोसोडियल एसी सप्लाई है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इनका ये मैग्नीट्यूड मतलब सेम ही है। ओके, ये हो गया हमारा सपोज 5 की, ये क्या है 0 से 180, तो इसके 120 डिग्री बाद हमारी क्या होगी, सेकेंड वेव फॉर्म स्टार्ट होगी। ये क्या है पाई, और यहाँ पे क्या होगा समथिंग पाई/2। तो इसके 120 डिग्री के बाद हमारी सेकेंड स्टार्ट होगी, वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी। ओके, ये हो गया सपोज 5/2। ओके, ये कुछ ऐसे हो गया। अब इसके भी 120 डिग्री के बाद क्या होगा, 5/3 होगा कि नहीं। हमने बोला आपसे 5/1 ये है, तो 5/1 के 120 के बाद 5/2 होगा, और 5/2 के भी 120 के बाद क्या होगा हमारा 5/3। तो ये 5/2 है, इसके 120 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसके 120 के बाद क्या होगा 5/3 स्टार्ट होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। ओके, 5/1 5/2 और ये हो गया हमारा 5/3। ओके, ब्लू वाला है 5/1, रेड वाला 5/2 और ये हो गया 5/3। तो ये हमारी सप्लाई कुछ ऐसे होगी, बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई 5/1 5/2 5/3। ये सारे क्या होंगे 120 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे। ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है φm, ये सबका क्या है, कांस्टेंट है φm, और यहाँ पे ये क्या है माइनस ऑफ φm। ओके, मैग्नीट्यूड इन सबका क्या है हमारा सेम है, और ये क्या हमारी 120 डिग्री से डिस्प्लेस है। तो जो हमारा 5/1 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 5/1 क्या होगा φm साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, क्योंकि जब करंट हमारा थ्री फेज बैलेंस करंट हम दे रहे हैं सप्लाई, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, थ्री फेज बैलेंस होगा। ओके, तो 5/2 क्या होगा, φm साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस 120 और फाई 3 क्या होगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री। ओके, सपोज हम फर्स्ट केस लेते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू 0। अगर ओमेगा टी इक्वल टू 0 लेते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो फाई 1 क्या आ जाएगा फाई एम साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। फाई 2 क्या आ जाएगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी 0 माइनस 120 डिग्री। ओके, तो साइन ऑफ माइनस 120, साइन माइनस 120 क्या होता है √3। ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा फाई एम साइन ऑफ 120 डिग्री। ओके, और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 फाई एम। अगर हम फाई 3 फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा फाई एम साइन ऑफ 0 प्लस 120 डिग्री। ओके, तो ये जाएगा फाई एम साइन 120, साइन 120 की वैल्यू √3/2 फाई एम। ओके, अब अगर हम ग्राफिकल ड्रॉ करते हैं, सपोज फाई 1 है इस फेस में लेते हैं, फाई 2 इससे 120 डिग्री पे लेते हैं और फाई 3 क्या लेते हैं यहाँ पे लेते हैं। ये हम बेस मान के चल रहे हैं कि फाई 1 इस फेस में, फाई 2 इस फेस में और फाई 3 इस फेस में। तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा फाई 1 का कंपोनेंट क्या हो गया 0 एट ओमेगा टी इक्वल टू, अगर 0 डिग्री पे देखते हैं तो फाई 1 का कंपोनेंट क्या है 0, फाई 2 का कंपोनेंट क्या है माइनस √3/2 फाई एम। तो अगर फाई 2 प्लस इस साइड है तो माइनस इसका नेगेटिव अगर लेना होगा तो किस साइड ड्रॉ करेंगे इस साइड, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफिकल तो ये कैसा आएगा कुछ ऐसा सपोज। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 फाई एम। माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि हमने इसका अपोजिट, अगर इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो हम लिखेंगे -3/2 फाई एम, पर माइनस हटा के हमने इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया तो क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2 फाई एम और इसका ये हो गया। अब फाई 3 है, फाई 3 क्या है √3/2 फाई एम, मतलब फाई 3 के फेस में लेंगे तो ये कैसा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इसकी वैल्यू √3/2 फाई एम। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 5R। इन दोनों का ये फेजर है, फेजर का रिजल्टेंट सब ये क्या हो जाएगा 5R। ओके, सपोज ये पॉइंट O है, ये B है, A B और ये सपोज C हो गया। ओके, यहां से अगर हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये हमारा सपोज D है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट 5R। 5R इक्वल टू क्या है OC, ठीक है, OC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2OD। ओके, यहाँ ये दिख रहा है आपको ऐसा, बट ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है जो भी सामने वाली लाइन है उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो OC बराबर क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो 2OD। ओके, अब अगर हम वैल्यू निकालें, ये वाला जो एंगल है ये हमने आपसे फाइंड किया कि ये वाला हो गया हमारा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ये इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब इसका और इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री हमारा। ओके, मतलब ये वाला जो एंगल है फाई 2 और फाई 3 के बीच का ये कितना है 60 डिग्री, मतलब ये टोटल जो एंगल है ये कितना है हमारा 60 डिग्री, और ये इसको क्या कर रहा है ये इसके बीच से जा रही है, मतलब हाफ डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, तो अगर हमें ओडी निकालना है, सपोज ओडी हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे
कॉस थीटा, कॉस के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कॉस क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर बोले, मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अगर यहां से देखेंगे तो cos 30 क्या होगा, cos 30, इसका बेस क्या है हमारा OD और हाइपोटेनियस क्या है OB। तो OD की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा OB इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। OB कितना है √3/2 5m। ओके, cos 30 कितना होता है √3/2, मतलब ये क्या आ गया 3/2 5m। ओके, तो 3 और एक 2 2 4, तो 3/4 5m। ये किसकी वैल्यू आ गई, OD की वैल्यू। ओके, OD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहां पर मैं लिखती हूँ OD इक्वल टू कितना आ गया 3/4 5m। हमने क्या है 5r, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है OC इक्वल टू 2 ऑफ OD, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे OD की, ये क्या है 3/4 5m, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3/2 5m। ओके, तो आपने देखा जो हमारा प्रीवियस था मेथड, एनालिटिकल मेथड, उसमें भी जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी हमारी 3/2 5m। ओके, तो अभी हमारी वैल्यू क्या है, जब हमने ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री रखा तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है इस डायरेक्शन में है फाई आर, और उसकी वैल्यू क्या आई 3/2 5m। ठीक है, सपोज नेक्स्ट हम सेकंड केस लेते हैं। एट ओमेगा टी इक्वल टू सपोज 60 डिग्री, सेकंड केस एट ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इनमें वैल्यू रखते हैं, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5m साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, साइन 60 जो है आपका वो क्या होता है √3/2, तो क्या आ जाएगा √3/2 5m। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m साइन ऑफ 60 माइनस 120, तो कितना हो गया -5m साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, -5m साइन ऑफ 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा -√3/2 5m, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 5 क्या हो जाएगा 5m साइन ऑफ 60 प्लस 120, ये क्या हो गया 5m साइन ऑफ 180, साइन 180 क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0। ओके, अब अपन इनको फिर से ड्रॉ करेंगे। हमने डिफरेंस क्या लिया है 5 इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में एंड 5 इस डायरेक्शन में। ओके, 5 √3/2 5m, तो इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा 5m, 5 √3/2 5m। 5 की वैल्यू क्या है √3/2 5m, बट माइनस साइन के साथ है तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। ओके, और 5 की वैल्यू क्या है 0, तो इसको हमें ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, मतलब कंपोनेंट उसका 0 है, ये क्या है -√3/2 5m, तो ये क्या होगा कुछ ऐसे आ जाएगा -√3/2 5m। ओके, ये दोनों क्या है 120 डिग्री, ये इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब इनके बीच का ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 5r। ओके, ये रिजल्टेंट ये इन दोनों को कितना 30 डिग्री डिवाइड कर रहा है। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर, सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये भाई ओ ए बी सी सपोज ए डी है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमें क्या निकालना है 5r इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या होगा 2OD। ओके, सेम जो हमने लास्ट केस में किया था ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, वही हमारा यहाँ पे होगा, तो 5r इक्वल टू OB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2OD। ठीक है, अब हमें OD अगर फाइंड करना है तो हम इससे ही फाइंड करेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री से। ठीक है, अगर हम यहां से फाइंड करते हैं, ओके, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा cos 30 बेस, इसका बेस क्या है OD डिवाइड बाय हाइपोटेनियस OA, तो OD इक्वल टू क्या आ गया OA इंटू कॉस ऑफ 30, OA क्या है √3/2
cos 30, ओके। तो √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये क्या आ गई 3/4। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम phi r इक्वल टू 2 OD, तो 2 OD की वैल्यू है 3/4। यहाँ पे क्या है phi m भी था, सॉरी phi m, तो 3/4 phi m, तो ये क्या आ गई 3/2 phi m। ओके, तो आपने देखा जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री रखा था तब भी यही वैल्यू थी, ओमेगा टी इक्वल टू आपने क्या रखा है 60 डिग्री रखा है तब भी यही वैल्यू है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारा सेम है, और रिजल्टेंट फ्लक्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे आप देख रहे थे कि हमारा जो था वो क्या था 3/2 पाई का। अब ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे यही फ्लक्स जो है वो यहाँ पे आ गया है, रिजल्टेंट फ्लक्स मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, मतलब ये फ्लक्स क्या है रोटेटिंग है। देख रहे हैं आप, पहले यहाँ था अब यहाँ है, मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फ्लक्स हमारा क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, और जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है 3/2 phi m। यही हमने आपको एनालिटिकल मेथड में बताया था कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स था उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था 3/2 phi m, और वो जो रिजल्टेंट फ्लक्स था वो रोटेटिंग फ्लक्स था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी ओमेगा इक्वल टू 2πf, ns इक्वल टू 120f/p, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा था। जो हमारा रोटेशन का डायरेक्शन था वो फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, अगर फेज सीक्वेंस वेरी करता है तो जो रोटेशन है वो भी क्या होता है वेरी हो जाता है। ओके, सपोज एक केस और ले लेते हैं, ये हो गया ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री, तो phi 1 क्या होगा phi m साइन ऑफ 120। ओके, साइन 120 क्या होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 phi m। phi 2 क्या हो जाएगा phi m साइन 120 माइनस 120, मतलब phi m साइन ऑफ 0, साइन 0 क्या होता है 0। phi 3 इक्वल टू phi m साइन 120 प्लस 120, मतलब phi m साइन ऑफ 240। ओके, साइन 240 की वैल्यू क्या होती है -√3/2 phi m। ओके, अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं phi 1 क्या है ये √3/2 phi m, phi 2 की वैल्यू क्या है 0, phi 3 इस डायरेक्शन में है प्लस, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा माइनस का, ये माइनस √3/2 phi m। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा phi r, ये डिवाइड कर देगा, ड्रॉ करेंगे O A B C ये D, phi r इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या है 2 OD। ठीक है, सेम आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, फिर से ये cos थीटा लगा के, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी 3/2 phi m। ओके, बट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे यहाँ पहुंचा, और ओमेगा टी इक्वल टू 120 पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। ठीक है, सेम आप ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री पे फाइंड कीजिएगा, तो आप देखेंगे ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कहाँ पे पहुंचा है हमारा यहाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जैसे जैसे क्या होगा उसमें एंगल चेंज होगा हमारा, वैसे वैसे ये फ्लक्स क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स क्या आ गया हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है 3/2 phi m। ओके, और ये कैसा है हमारा नेचर में रोटेटिंग है। ओके, तो किस स्पीड से रोटेट करेगा ओमेगा इक्वल टू 2πf से, ns इक्वल टू 120f/p से। ओके, तो ये हमारे दोनों मेथड है जो हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ग्राफिकल मेथड और हमारा क्या एनालिटिकल मेथड। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिकल मेथड डिटेल में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, और आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है, किस स्पीड से रोटेट करता है। वही हमने यहाँ पे देखा ग्राफिकल मेथड में दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 3/2 phi m। ये कब हम दे रहे हैं, जब हम जो सप्लाई है वो बैलेंस एसी सप्लाई है। ओके, अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस एसी सप्लाई हम लेके चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3/2 phi m, एंड इट रोटेट्स at a speed of synchronous speed which is ns equal to 120f/p, where f is the frequency and p is the number of poles of machine। ओके,
तो ये तो हमारे दोनों मेथड हो गया, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। हमने देख लिया है कि हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेटिंग नेचर का है। हम सिर्फ ऐसे ही बोल नहीं रहे हैं कि रोटेटिंग मैग्नेट नेचर का होता है, हमने उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और ये भी ग्राफिकली एनालिटिकली प्रूव कर दिया कि वो हमारा कैसा होता है, रोटेटिंग नेचर का होता है। अब ये जो फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है, जो रोटर है वो कंडक्टर स्टेशनरी होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डीसी मशीन में और सब जगह कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो रोटर कंडक्टर है वो क्या है, क्लोज है, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। फिर हमने डीसी मोटर जब पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो वही टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा और रोटर क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। ये प्रिंसिपल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।